हाँ दोस्तों, देखो नई शिक्षा नीति आई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी है अब, क्योंकि व्हाट्सएप पर लगातार वीडियो आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं उनको। तो कुछ अफवाह भी हैं। तो जो विश्लेषण मैंने लिया, जो सटीक जानकारी मैंने प्राप्त की है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो ऐसा रातों रात नहीं बना दी गई उसको कि आज सोच लिया कि ऐसा करते और दूसरे दिन बता दिया, है ना। कोई नोटबंदी की तरह नहीं है। नोटबंदी की भी प्लानिंग पहले से ही थी, वो भी रात को सोचा नहीं गया था। अब इसमें क्या हुआ था, 2015 में पहली बार इसके बारे में चर्चा की गई कि शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। तो 2015 में इसके बारे में चर्चा हुई और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोला गया। तो 2018 तक करने के लिए बोला गया। तो 2018 में इसका तैयार नहीं हो पाया, तो 2019 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। 2019 में ड्राफ्ट तैयार होकर हमारे सामने आया था, लेकिन हमको इस बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो 2019 में भी ड्राफ्ट आने के बाद इसमें बोला गया कि इसमें क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वो हो चुकी है और वो हमारे सामने आ चुकी है। तो अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो ये फॉर्मूला है 5+3+3+4, इसमें क्या है। तो देखो, कक्षा जो छोटी क्लास है वहाँ से लगाकर PhD तक हम क्या है पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले 5 का मतलब ये है, सबसे पहली स्टेज होगी जो बच्चे की, वो होगी प्री प्राइमरी। यानी कि यहाँ पर आपको पहले 3 साल, जो कक्षा पहली से पहले है ना, कक्षा पहली से पहले 3 साल आपको आंगनवाड़ी में के माध्यम से या छोटी स्कूलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब जैसे कि देखो, दीवारों पर जो वर्ड लिखे होते हैं जिससे वो पढ़ते हैं, या खेल कूद के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा, है ना, प्रैक्टिकली। या फिर जो कार्टूनिस्ट जो वीडियोस होते हैं जिसमें कविताएं बोली जाती हैं या छोटे बच्चों की जो कविता होती है, तो उसके माध्यम से उनको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को ज़्यादातर समझ में आता है। तो छोटे बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित करने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी है। तो कक्षा पहली से पहले 3 साल तो प्राइमरी स्टेज, इस स्टेज से पढ़ाई होगी, और उसके बाद पहली और उसके बाद दूसरी। तो दूसरी में इसकी परीक्षा होगी। ये हो जाएगा प्री प्राइमरी। उसके बाद आ जाएगी प्राइमरी स्टेज। इसमें तीसरी, चौथी, 5वीं ये कक्षा होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन बच्चों को जो है वो स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई जा सकती है। स्थानीय भाषा में या फिर मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा जो भी है उसमें आप पढ़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, प्री प्राइमरी स्टेज जो होगी वो कक्षा दूसरी तक होगी। तो वहाँ तक जो है वो कक्षा दूसरी में जो बच्चा होगा वो 8 साल का होगा, समझ लीजिए, है ना। कक्षा दूसरी तक 8 वर्ष का बच्चा रहेगा। उसके बाद 11 वर्ष तक तीसरी, चौथी और 5वीं में, ठीक है। तो 5वीं बोर्ड होती है, वो 5वीं बोर्ड लगभग होगी नहीं। उसके बाद अब इन तीनों में कौन परीक्षा कब होगी, 5वीं में। उसके बाद देखो, मिडिल स्टेज होती है। मिडिल स्टेज में 6ठी, 7वीं, 8वीं। 6ठी, 7वीं, 8वीं जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का बेसिक है। यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में क्या होगा कि देखो, कोडिंग भी सिखाई जाएगी, यानी कंप्यूटर की क्लासें भी 6ठी से ही शुरू हो जाएंगी। और इसमें जो पढ़ाई करवाई जाएगी वो शिक्षकों के माध्यम से बिल्कुल प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। जो भी, जैसे कि साइंस है तो साइंस के अंदर जो भी चीज़ें तो वो प्रयोग कर है ना, प्रयोग करके इसके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ताकि इससे क्या है कि साइकोलॉजिकल हम समझे, तो जो चीज़ें हम देख कर, सुन कर और खुद प्रयोग करके सीखेंगे तो वो अच्छी तरह से 100% वो सीख लेता है। तो 100% ज्ञान देने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी है। तो वो शिक्षा नीति में इस बार ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में इस तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी और 8वीं में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 8वीं बोर्ड इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि ये होगी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर देखो, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चा 8वीं के बाद अपनी सब्जेक्ट चुन सकता है। जैसे कि आर्ट्स लेना हो, मैथ्स लेना हो, ठीक है, बायोलॉजिकल या कॉमर्स लेना हो या एजी लेनी हो, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ होगा क्या नया, तो ये है कि अगर आपने समझ लो मैथ ले ली सब्जेक्ट, ठीक है, किसी बच्चे ने मैथ्स ले ली, तो वो उसके साथ साथ आर्ट्स की भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे कि इतिहास पढ़ना उसको, तो इतिहास की एक सब्जेक्ट अलग तौर पर वो ले सकता है, तो उसको भी वो पढ़ाई कर सकता है। या समझ लो अगर वो कोई बंदा है वो आर्ट्स का है, कोई लड़का, तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि गणित है तो गणित की एक सब्जेक्ट को के तौर पर वो पढ़ सकता है। अब अधिकतर गणित लेंगे आर्ट्स वाले। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जो परीक्षा होती है उसमें क्या है कि अधिकतर गणित की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए गणित पढ़ने भी ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आगे ऐसा होगा कि वैकल्पिक तौर के ऊपर गणित
पढ़ी जा सकती है आर्ट्स के माध्यम से भी, तो दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो डिग्री जो मिलेगी वो जो मेन सब्जेक्ट है उसके तौर पर ही मिलेगी। जैसे आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के तौर पर ही। अब उसके बाद यहाँ 12वीं बोर्ड होगी, 10वीं बोर्ड नहीं होगी। अब 10वीं बोर्ड नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं कि अभी से ही 10वीं बोर्ड नहीं होगी, अभी तो होगी। लेकिन ये चीज़ें क्या है, इस पूरे 10 साल के अंदर 2030 तक ये चीज़ें बदलाव होती जाएंगी। अभी देखो सबसे पहला बदलाव तो यही होने वाला है, प्री प्राइमरी स्टेज वाला। इसमें सबसे पहले यानी समझ लो अगर इस साल कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह डिस्टर्ब हो गया मामला, तो अगले साल ये स्टेज शुरू हो जाएगी, यानी कि इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी शुरू। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपने आप शुरू हो जाएंगी और 10वीं बोर्ड धीरे धीरे करके क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो 12वीं बोर्ड ही लास्ट होगा। अब 12वीं बोर्ड के बाद क्या है, अब ये फॉर्मूला समझ लो आप, 4+1+1। यहाँ पर क्या है, देखो 4 का मतलब क्या है कि जैसे कि ये बात उन्हीं के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसके दिमाग में लक्ष्य ये है कि नहीं मुझे शिक्षक बनना, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो उनके लिए बीएड करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो बीएड करना चाहता है वो डायरेक्ट 12वीं के बाद बीएड कर सकता है। अब बीएड करने के लिए 4 साल का कोर्स रहेगा इंटीग्रेट, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 4 साल का बीएड कोर्स हो जाएगा, उसके बाद जो 2 साल वाले कोर्स वाले उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 साल वाला कोर्स भी होगा, 2 साल वाला भी होगा और 1 साल वाला भी होगा। अब कैसे होगा, तो देखो 12वीं के बाद जिसको बीएड करनी है वो डायरेक्ट 4 साल का करेगा। उसके बाद जैसे कि किसी ने बीए कर लिया या है ना बीएससी कर लिए, तो उसको ग्रेजुएशन के बाद कितना 2 साल लगेगा बीएड करने के लिए। और जिसने एमए कर ली है या एमएससी कर ली है, तो उसको अगर बीएड करनी है तो उसको 1 ही साल का कोर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 4 साल का जो बीएड का कोर्स रहेगा उसमें होगा क्या, तो पहला साल जो होगा उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, जो दूसरा साल होगा वहाँ पर डिप्लोमा, और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी, तीसरे और चौथे साल में डिग्री मिलेगी। अब तीसरा चौथा साल दोनों साल के हो तो तीसरे साल में डिग्री मिल सकती है, और चौथे साल में क्या आएगी, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें समझ लिया आपने। 4 साल का जो कोर्स होगा बीएड का वो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर एक फ़ायदा ये है, जो स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर कर दी और फर्स्ट ईयर में जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया, तो सेकेंड ईयर में अगर वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। और हो सकता है कि 2 साल या 1 साल बाद अगर वो वापस पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो वो फर्स्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट जो दिया गया उसको देकर वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर वो डिप्लोमा करके भी इसको छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, और उसके बाद थर्ड ईयर में वापस आ सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो 4 साल का तो ये हो गया। और अब यहाँ पर क्या है कि पीएचडी करने के लिए जो एमफिल वगैरह जो करनी पड़ती थी, तो एमफिल को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर जिसने 4 साल का कोर्स किया बीएड का, तो उसको है जो एमए क्या है 1 साल की करनी पड़ेगी, और जिसने ग्रेजुएशन की है उसको एमए जो है वो 2 साल की करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है। तो 4 साल का जिसने बीएड कोर्स कर दिया 12वीं के बाद, तो उसके पहले से ही ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करता है उसी अनुसार 1 साल तो उसका बच गया, और उसके बाद एमए में भी 1 साल बच गया, तो 2 साल बच गए। और एमए के बाद वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, ठीक है। जो रिसर्च के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है। तो अब इसमें बात ये है कि सारी पढ़ाई जो होगी वो प्रैक्टिकली तौर पर होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक चीज़ ये है, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब शिक्षकों को पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली तौर पर पढ़ाना होगा। अब यहाँ पर शिक्षक लापरवाही करे वो नहीं काम आएगा, है ना। तो शिक्षकों को अपने खुद को भी तैयार करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए सारा, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग करवाई जाएंगी शिक्षकों को। और अब जो है वो होने वाला ये है कि जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम के बाद आपके बीएड में या कहीं पर जब भी नौकरी आप लेने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका डेमो लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा। तो यह भी एक कठिन बात है, इंटरव्यू देना या डेमो देना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आपकी स्किल आपको तैयार करनी पड़ती है उसके लिए ना, आप बोल कैसा सकते हो कैसा नहीं। जैसा कि मैं आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूँ लीडर होकर, तो यही चीज़ आपको वहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो नौकरी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो कोई ऐरा गैरा ऐसे जा सकता नहीं है। अब
अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँ तो मुझे जिस क्षेत्र में मैं नौकरी लेना चाहता हूँ, जैसे कि नौकरी मुझे करनी है, शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए जो कोर्स मैंने किया है, यानी कि जो सब्जेक्ट में किया तो उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी वो मुझसे लेंगे इंटरव्यू में। तो ये भी अच्छी बात है। तो कंप्लीट अब जो पढ़ाई की बात है वो बहुत ही टफ हो गई है, बहुत अच्छी भी है। और एक चीज़ और, ये जो पढ़ाई होने वाली है उसके अंदर देखो जो किताब अभी आई है उस किताबों में देखो प्रश्नोत्तर ज़्यादा दिए गए नहीं है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वो प्रश्नोत्तर ऐसे नहीं बनेंगे जैसे कि रटा रटाया, जैसे कि कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न यह किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न बच्चा क्या याद कर लेता है, उसको पूरा रट लेता है और प्रश्न जो एग्ज़ाम में उत्तर लिख देता है वैसा रटा हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी उसको होती नहीं है। अब यहाँ पर होगा क्या कि बच्चे को उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, यानी कि अब यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे, अब यहाँ पर ऐसे बनेंगे कि आप इसके बारे में अपने विचार लिखिए, अपने तर्क लिखिए, है ना, या इसका ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे ताकि बच्चा खुद अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सके, अपना खुद का तर्क लिख सके, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे का मन विकसित होगा, दिमाग विकसित होगा और आगे के लिए फ्यूचर में उसके लिए बहुत लाभदायक है और शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है। देखो जो शिक्षक वाकई में जो बनना चाहता है, जिसके पास पूरी जानकारी जो ज्ञान है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही कठिन चीज़ है ये। तो धीरे धीरे करके इसका पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे शिक्षा नीति जो नई आई है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। और भी कोई चीज़ अगर मेरे पता चलेगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अपनी क्लासें भी आगे शुरू करनी है तो उस पर ही लेट हो गया तो कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।